हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कंपटीशन से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाए जाते हैं। तो आज का टॉपिक है पंचवर्षीय योजनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं का इतिहास। अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए नियोजन के विचार को 1940 और 1950 के दशक में पूरे विश्व में जन समर्थन मिला था। वर्ष 1944 में उद्योगपतियों का एक समूह एकजुट हुआ, जिसने भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया, जिसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। भारत की स्वतंत्रता के बाद ही नियोजित विकास को देश के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में देखा जाने लगा। जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजना को लागू किया था। भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था के निर्माण और विकास को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता के बाद पंचवर्षीय योजनाओं की एक श्रृंखला शुरू की थी। पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा। पंचवर्षीय योजनाओं का सामान्य विचार है कि भारत सरकार अपनी ओर से दस्तावेज तैयार करती है, जिसमें अगले 5 वर्षों के लिए उसकी आमदनी और खर्च की योजना होती है। केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के बजट को 2 भागों में बांटा गया है। एक है गैर योजना बजट और दूसरा योजना बजट। गैर योजना बजट सालाना दैनंदिन मदों पर खर्च किया जाता है। योजना बजट को योजना द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार पंचवर्षीय आधार पर खर्च किया जाता है। वर्ष 1951 से 2017 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल पंचवर्षीय योजनाओं पर आधारित नियोजन की अवधारणा पर आधारित था। पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने, कार्यान्वित करने तथा विनियमित करने का कार्य योजना आयोग नामक संस्था द्वारा किया जाता था। वर्ष 2015 में योजना आयोग को नीति आयोग नामक थिंक टैंक द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। नीति आयोग ने 3 दस्तावेज प्रस्तुत किए: 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा, 7 वर्षीय मध्यम अवधि का रणनीति पेपर और 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट। अब देखते हैं पंचवर्षीय योजनाएं और उनकी विशेषताएं कौन कौन सी थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वह 1951 से 1956 की है। इसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना ने भारत में आर्थिक विकास पर जोर दिया था। इसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था। एक युवा अर्थशास्त्री के.एन. राज ने तर्क दिया कि भारत को पहले 2 दशकों के दौरान धीरे धीरे विकास करना चाहिए। इसने मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें बांधों और सिंचाई में निवेश शामिल था। उदाहरण जैसे भाखड़ा नागल बांध के लिए भारी आवंटन किया गया। तो क्वेश्चन आते हैं कि भांगड़ा नागल बांध में किस योजना के अंतर्गत तैयार हुआ? तो प्रथम योजना आयोग के तहत। यह हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था और इसने बचत बढ़ाने पर अधिक जोर दिया। 1956 के अंत तक 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए। इस योजना की लक्षित वृद्धि दर 2.1% है, जबकि प्राप्त विकास दर 3.6% थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से
1961 में लागू हुई। दूसरी पंचवर्षीय योजना ने तीव्र औद्योगिकीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दिया। इसकी रूपरेखा तैयार करने और नियोजन का कार्य पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में किया गया। इसने त्वरित संरचनात्मक परिवर्तन पर जोर दिया। इस योजना के तहत सरकार ने घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए आयात शुल्क अधिरोपित किया। लक्षित वृद्धि दर इसमें थी 4.5% थी, जबकि वास्तविक विकास दर अपेक्षा से थोड़ा कम 4.27% थी। अब देखते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो लागू हुई थी वह 1961 से 1966 ईस्वी में हुई थी। इसमें कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। राज्यों को विकास संबंधी अतिरिक्त उत्तरदायित्व सौंपे गए। उदाहरण, राज्यों को माध्यमिक और शिक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया। जमीनी स्तर अथवा ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत की गई। तो पंचायत चुनाव की शुरुआत कब की गई? तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत। लक्षित वृद्धि इसमें कितना थी? 5.6% थी, जबकि वास्तविक विकास दर 2.4% ही रही, यानी बहुत कम हो गई। इसने तीसरी योजना की विफलता का संकेत दिया और सरकार को योजना अवकाश यानी 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से 69 की घोषणा करनी पड़ी। चीन भारत युद्ध और भारत पाक युद्ध योजना अवकाश के प्राथमिक कारणों में शामिल थे, जिनके कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल रही, चूंकि इसमें नहीं हुई। उसके बाद में 69 के बाद में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना आई, जो कि 1969 से 1974 के बीच थी। इसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था। इसके माध्यम से पिछली विफलताओं में सुधार करने का प्रयास किया गया। गाडगिल फार्मूले के आधार पर स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर बहुत अधिक जोर दिया गया। सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और हरित क्रांति ने कृषि का बढ़ावा दिया। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम भी शुरू किया गया। इस योजना की लक्षित वृद्धि 5.6% थी, जबकि वास्तविक विकास दर 3.6% थी। अब देखते हैं पंचवीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1974 से 1978 तक थी। इसमें क्या हुआ था? तो इसने रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी हटाओ पर जोर दिया। वर्ष 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया, जिससे केंद्र सरकार बिजली उत्पादन और पारेषण के क्षेत्र में प्रवेश कर सकी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई। इस योजना के पहले वर्ष में शुरू किया गया न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम यानी मिनिमम नीड्स प्रोग्राम MNP, जिसका उद्देश्य बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताएं प्रदान करना था। MNP को DP धर द्वारा तैयार किया गया था। ऐसा क्वेश्चन आता है, MNP को किसने तैयार किया था? तो MNP को DP धर ने तैयार किया था। इसमें कितना लक्षित विकास दर थी? तो इसमें 4.4% थी, जबकि वास्तविक दर 4.8% थी। वर्ष 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया। रेलिंग प्लान, यह रेलिंग प्लान जो आया था 1978 से 1980 के बीच था, तो यह स्थिरता का दौर था। जनता पार्टी सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया और एक नई 6ठी पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की। बदले में 1980 में इंदिरा गांधी के फिर से प्रधानमंत्री चुने जाने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इसे खारिज कर दिया गया। एक रोलिंग प्लान का तात्पर्य ऐसी योजना से है जिसमें योजना की
प्रभावशीलता का मूल्यांकन वार्षिक रूप से किया जाता है और इस मूल्यांकन के आधार पर अगले वर्ष एक नई योजना बनाई जाती है। परिणाम स्वरूप इस पूरी योजना में आवंटन और लक्ष्य दोनों को अपडेट किया जाता है। अब देखते हैं छठी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1980 से 85 में थी। इसने मूल्य नियंत्रण को समाप्त करके आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को रेखांकित किया। इसे नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में देखा गया। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया। शिवरमन समिति को सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना की गई। यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई। तो आपका जो आंसर होगा वह छठी पंचवर्षीय योजना के तहत हो जाएगा। इसका लक्षित विकास दर 5.2% और वास्तविक विकास दर 5.7% थी, जिसका अर्थ यह है कि यह पंचवर्षीय योजना सफल रही। अब देखते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना। यह जो है 1985 से 1990 की थी। यह योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई। इसने प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से औद्योगिक उत्पादकता के स्तर में सुधार पर जोर दिया। अन्य उद्देश्यों में आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि और सामाजिक न्याय प्रदान करते हुए रोजगार सृजन करना शामिल था। छठी पंचवर्षीय योजना के परिणामों ने सातवीं पंचवर्षीय योजना की सफलता के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया। इसने गरीबी विरोधी कार्यक्रमों, आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग और भारत को एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। इसने वर्ष 2000 तक आत्मनिर्भर विकास के लिए पूर्व अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया। लक्षित वृद्धि थी इसमें 5%, जबकि वास्तविक विकास दर 6.1% रही। वार्षिक योजनाएं 1990 और 92। आठवीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 1990 में शुरू नहीं की गई थी और बाद के वर्षों जैसे 1990, 91 और 91 से 92 को वार्षिक योजना के रूप में माना गया था। इसका कारण काफ़ी हद तक आर्थिक अस्थिरता थी। भारत को इस दौरान विदेशी मुद्रा भंडार के संकट का सामना करना पड़ा था। प्रधानमंत्री जो कि उस समय थे पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था की समस्या से निपटने के लिए भारत में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की शुरुआत की गई थी। उसके बाद में आठवीं पंचवर्षीय योजना आती है जो कि 1992 से 97 के बीच की है। आठवीं योजना ने उद्योगों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया। 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का सदस्य बना। इसके लक्ष्य जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना, गरीबी कम करना, रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे के विकास को मजबूत करना, पर्यटन का प्रबंधन करना, मानव संसाधन विकास पर ध्यान केंद्रित करना थे। इसने विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों और नगरपालिकाओं को शामिल करने पर भी जोर दिया था। लक्षित वृद्धि दर जो थी वह 5.6% से, वास्तविक विकास दर जो अविश्वसनीय रूप से 6.8% रही, चूंकि इसमें बढ़ गई थी। अब देखते हैं नवीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1997 से 2002 की थी। इसने स्वतंत्रता के बाद से भारत के 50 वर्षों को चिन्हित किया और अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद का नेतृत्व किया। इसने गरीबी के पूर्ण उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामाजिक क्षेत्रों हेतु समर्थन की पेशकश की और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के मामले
में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों ने संयुक्त रूप से प्रयास किया। तीव्र विकास और लोगों के जीवन की गुणवत्ता के बीच संबंधों को संतुलित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। इसके अलावा अन्य उद्देश्यों में सामाजिक रूप से वंचित वर्गों को सशक्त बनाना, आत्मनिर्भरता विकसित करना तथा देश में सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना शामिल था। इस योजना की रणनीतियों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए निर्यात की उच्च दर में वृद्धि करना, तीव्र विकास के लिए दुर्लभ संसाधनों का कुशल उपयोग आदि शामिल थे। लक्षित विकास दर 7.1% अनुमानित की गई थी, लेकिन इसकी वास्तविक विकास दर 6.8% रही। अब आती है आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2002 से 2007 तक की थी। इस योजना की विशेषताओं में समावेशी तथा समान विकास को बढ़ावा देना शामिल था। इसने प्रतिवर्ष 8% GDP विकास दर का लक्ष्य रखा गया। इसका उद्देश्य गरीबी को 50% तक कम करना और 80 मिलियन लोगों के लिए रोजगार का सृजन करना था। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था। इसने वर्ष 2007 तक शिक्षा और मजदूरी दरों के क्षेत्र में लैंगिक अंतराल को कम करने पर भी जोर दिया। लक्षित विकास दर जो था वह 8.1% से, जबकि वास्तविक वृद्धि 7.6% रही। अब आइए देखते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2007 से 2012 थी। 11वीं योजना उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाने और दूरस्थ शिक्षा के साथ साथ IT संस्थानों पर ध्यान केंद्रित करने के अपने उद्देश्य के साथ महत्वपूर्ण थी। उदाहरण, वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया, जो कि वर्ष 2010 में लागू हुआ। इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया गया। तो अगर पूछा जाता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, तो यह 11वीं पंचवर्षीय योजना में लागू हुआ। इसकी मुख्य विषय वस्तु तीव्र और अधिक समावेशी विकास था। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता और लैंगिक असमानताओं में कमी लाना था। इसकी रूपरेखा सी रंगराजन ने तैयार की थी। इसमें वर्ष 2009 तक सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर भी बल दिया गया था। लक्षित विकास दर 9% थी और वास्तविक विकास दर 8% थी। अब आइए देखते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017। इस योजना की विषय वस्तु तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास थी। इस योजना का उद्देश्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मजबूत करना और सभी गांवों को बिजली आपूर्ति प्रदान करना था। इसका उद्देश्य स्कूल में प्रवेश के संदर्भ में लैंगिक और सामाजिक अंतराल को दूर करना तथा उच्च शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना है। इसके अलावा हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर तक हरित क्षेत्र को बढ़ाना और गैर क्षेत्र में नए अवसर सृजित करना भी इसके उद्देश्यों में शामिल था। लक्षित वृद्धि दर 9% थी, लेकिन वर्ष 2012 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने इस 12वीं योजना के लिए 8% की वृद्धि दर को मंजूरी थी। तो इस प्रैक्टिस सेट में बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।